कहानी शुरू होती है सन 1506 से, जब राजा जुंगसोंग के शासन का पहला वर्ष था। तब उसकी रानी चेग्यून को रानी का पद मिलने के 7वें दिन ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसे अपने मरे हुए माता पिता की याद आती है और याद आता है कैसे उसने अपने पति यानी कि राजा को मारने की कोशिश की थी। वो आखिरी बार आसमान को देखती है और सोचती है, अगर मैंने पुनर्जन्म लिया तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहूंगी महाराज। अब हमें 7 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब जुंगसोंग का हाफ ब्रदर राजा ली यूंग की शासन का 5वां वर्ष था। ली यूंग ने अपना शासन अपने खिलाफ जाने वालों को मारकर स्थापित किया हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, जिससे यूंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि प्रजा के मुताबिक नेचुरल डिजास्टर तभी आते हैं जब राजा राज करने के काबिल ना हो। उस समय जुंगसोंग या फिर ली योक छोटा था। वो अपने 2 दोस्त जो क्वांग और सुख ही के साथ छोटी लिजार्ड को वास में रखकर बारिश लाने के रिचुअल करते हैं। बाद में वो अपने सर्वेंट्स को भी अपनी तरह करने को बोलता है कि तब तक यूंग वहां से गुजरता हुआ उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर बोलता है, मजे से खेलना। उसके बाद वो मॉर्निंग असेंबली अटेंड करने आता है। वो मिनिस्टर से पूरी बातें सुनता भी नहीं है और उनकी अपील फेंक देता है। सारे मिनिस्टर कड़ी धूप के नीचे परेशान होने लगते हैं। तभी यूंग बोलता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ खड़ा करवाया है ताकि तुम इस गर्मी और पसीने में रहकर सूखती हुई फसल और भूखे लोगों के बारे में सोच सको। अब तो बच्चे भी बारिश के लिए रिचुअल्स कर रहे हैं और तुम ऑफिशियल होके क्या कर रहे हो? जब तक ये सूखा रहेगा तब तक चाहे मैं कितने भी अच्छे काम कर लूँ, लोगों के लिए अनवर्थी किंग ही रहूंगा। जब तक इस सूखे की समस्या सुलझ ना जाए, यहाँ से एक कदम और भी आगे मत बढ़ना। आगे वो रिचुअल डिपार्टमेंट के हेड से बोलते हैं, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं नेचुरल डिजास्टर से परेशान ना हूँ? वो बोलते हैं, सूखा यिन एनर्जी की कमी के कारण हुआ है। वो इसे आगे एक्सप्लेन कर ही रहे होते हैं कि तब तक यूंग बोलता है, ये यिन और यांग को बंद करो और कोई रियलिस्टिक सॉल्यूशन बताओ। तब चीफ रॉयल सेक्रेटरी शिन बोलते हैं, आपको बारिश के लिए एक रिचुअल रखवाना चाहिए। राजा बोलते हैं, क्या तुम मुझे आसमान से चापलूसी करने को बोल रहे हो? कुछ और सजेशन दो। फिर डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं, भूगोल के प्रोफेसर के हिसाब से एक रॉयल वेडिंग के सहारे सूखा खत्म हो सकता है। प्रिंस यॉर्क की रॉयल वेडिंग करवाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस शादी से यिन एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है। राजा बोलते हैं, क्या मेरा भाई शादी की एज में पहुंच भी गया? वो चीफ रॉयल सेक्रेटरी शिन के पास आके बोलते हैं, क्या तुम प्रिंस यॉर्क के ससुर बनोगे? वो राजा के सामने झुक जाता है। यूंग बोलता है, तुमने अपनी बेटी जियोचैंग में छिपाई हुई है। शक्तिशाली खानदानों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा, लेकिन तुमने सबको मना कर दिया। तुम मेरा प्रपोजल तो रिजेक्ट नहीं करोगे ना? अगले सीन में चीफ रॉयल सेक्रेटरी की बेटी चेग्यून सीटी बजाकर एक डोंकी को मरासती है, जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। बाद में एक लेडी अपनी बेटी को लेकर आती है उसे थैंक यू बोलने के लिए। चेग्यून बोलती है, हम दोस्त हैं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो अपना पर्स लेने वापस आती है तो वो बात कर रहे होते हैं कि चेग्यून अगली है और उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। वो बेचारी निराश होकर अपनी नानी के पास आती है, जहाँ हैनयांग से उसके हस्बैंड मिलने आए हुए होते हैं। वो उनके लिए लेटर भी लेकर आते हैं, जिसमें उसके पिता ने लिखा होता है, तुम हैनयांग मत आना, जियोचैंग में ही रहो, हम वहाँ तुमसे मिलने आएंगे। इससे वो और भी अपसेट हो जाती है और बोलती है, मुझे उन्होंने पैदा ही क्यों किया जब उन्हें मुझे एक छोटे से विलेज में ही रखना था। तो नैनी फटाफट से टॉपिक चेंज कर देती है और चुपके से अपने हस्बैंड को एक लेटर देती है, ये कहकर कि इसे लॉर्ड शिन को दे देना। लेकिन चेग्यून वो लेटर देख लेती है। अगले सीन में लॉर्ड शिन अपनी वाइफ को सारी बातें बताते हैं और वो बोलती है, हमने चेग्यून को इसलिए दूर भेजा था ताकि वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स को अवॉइड कर सके, और यहाँ राजा सीधे प्रिंस यॉर्क से इसका रिश्ता करवाना चाहते हैं। अगले सीन में राजमाता प्रिंस यॉर्क को रेन रिचुअल करने के लिए डांटती है और बोलती है, जब लोग मौजूद हो तब कुछ मत करो, कुछ मत देखो और सुनो। अगर तुम्हें राजा के लिए कुछ करना ही है तो उसके लिए कुछ बुन लो। यॉर्क वहाँ से बाहर निकल जाता है, ये बोलकर, ठीक है, मैं उनके लिए ऊन खरीद लूंगा। वहां से बाहर निकलने पर उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसका भाई उससे बहुत प्यार किया करता था। दूसरी तरफ योंग को भी याद आता है कि कैसे वो रेन रिचुअल उसके पिता ने यॉर्क को सिखाया था और वो उससे ज्यादा प्यार किया करते थे।
वो बोलता है छोटा बच्चा काफी बड़ा हो गया, उसकी शादी होने को है। फिर वो उस जार को लात मारकर गिरा देता है। आगे चेग्यून लड़कों की तरह ड्रेसअप होकर हैंगयांग का सफर पर अकेले निकल जाती है। साथ में उसने वो लेटर भी लिया होता है। दूसरी तरफ उसकी नानी और उसके हस्बैंड को ना ही लेटर मिलता है और ना ही चेग्यून। हैंगयांग के मार्केट में प्रिंस यॉक के फ्रेंड्स उसे घूमने चलने को बोलते हैं, पर उसका मूड ऑफ होता है और वो मना कर देता है। तभी उसके दोस्त उसकी डायरी दिखाकर उसे बहका देते हैं। यॉक अपनी डायरी वापस लेने को लगता है, लेकिन वो बुक हवा में उछल जाती है और जैसे ही यॉक उसे उठाने वाला होता है कि उसकी टक्कर चेग्यून से हो जाती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसका पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं होता क्योंकि वो उससे माफी नहीं मांगता और दूसरा उसकी नजर उसकी डायरी पर पड़ जाती है। प्रिंस चेग्यून से बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है और वो तीनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं, ये बोलते हुए कि वो कुछ अच्छा मजेदार देखने जा रहे हैं। चेग्यून सोचती है कैसे गुंडे हैं ये और वो बोलती है ऐसा क्या मजेदार देखने जा रहे हैं ये। असल में उनका मजेदार आइडिया लेडीज को नदी में नहाते हुए देखना था और वो डायरी में उनकी पेंटिंग भी बना रहे थे। चेग्यून वहीं से गुजर रही होती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर वो जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है वाओ कितना सुंदर नजारा है। ये सुनकर लेडीज भागने लगती है और वो बोलती है लेकिन अब वो खत्म हो गया। यॉक अब उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए छलांग मारता है, लेकिन वो दोनों हिल से नीचे गिरने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। उसी समय एक बर्ड चेग्यून की कार में बीट करके चली जाती है। वो उसे अपने हाथ से साफ करती है और यॉक के कपड़ों में पोंछ देती है। यॉक बहुत जोर से चिल्लाता है और चेग्यून उसे नीचे गिराकर रफा दफा हो जाती है। वो तो उसकी दोस्त सही समय पर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और वो उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाता है। वो बोलता है ये हमारी एंडिंग नहीं हो सकती, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। चेग्यून वहीं पर छिपकर सोचती है पागल हो क्या, मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। दूसरी तरफ युंग को उसके करीबी एडवाइजर सेक्रेटरी इम आगाह करता है कि चीफ रॉयल सेक्रेटरी ऑलरेडी रानी के भाई हैं और क्राउन प्रिंस के मामा है। अगर उन्हें प्रिंस यॉक का ससुर भी बना दिया गया तो उनके पास बहुत पावर आ जाएगी। अगर इससे वो भविष्य में एम्बिशियस हो गई तो वो क्या करेगा। लेकिन राजा को लॉर्ड सिन पर पूरा भरोसा होता है। सेक्रेटरी इम राजा को चेतावनी देते हैं कि एम्बिशन बगावत भी बन सकता है और याद दिलाता है कि पिछले राजा ने मरने से पहले एक लेटर छोड़कर गए थे जिसमें उनकी सीक्रेट विल थी। युंग को 5 साल पहले की बात याद आती है जब उसके पिता मौत की कगार पर थे। तब उन्होंने युंग को बुलाकर बोला था जब यॉक बड़ा हो जाए तब राजगद्दी उसे दे देना, वो बच्चा राजा बनना चाहिए, तुमने जोसन को बर्बाद कर देना है। अब युंग सोचता है कि क्यों हमेशा यॉक को ही फेवर किया जाता है, बड़ा बेटा होने के बावजूद भी वो राजगद्दी का असली हकदार क्यों नहीं है। उसे लगता है ये इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की माँ को रानी के पद से निकाल दिया गया था, लेकिन वो एक छोटे लड़के से नहीं डरने वाला। युंग बहुत गुस्से में होता है और तुरंत यॉक को बुलाने को बोलता है। दूसरी तरफ यॉक को चेग्यून मार्केट में क्यूब खरीदती हुई दिखती है। जब वो देखता है कि उसे क्ले का खिलौना पसंद आया है तो वो उससे पहले उसे पकड़ देता है। चेग्यून को लगता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है। दुकानदार बाकी सभी खिलौने छिपा देता है क्योंकि उसे पता था कि वो इसके लिए लड़ने वाले हैं और इसलिए वो दोनों ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। वो उस पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। चेग्यून बोलती है कि वो यही खरीदेगी राजा को गिफ्ट देने के लिए क्योंकि वो राजा की भतीजी है। फिर यॉक बोलता है कि वो तो राजा का भाई है। ये सुनकर चेग्यून भी जोश में आ जाती है और बोलती है अगर तुम राजा के भाई हो तो मैं जोसियों की रानी हूँ। वो अपने आर्ग्यूइंग में इतने बिजी होते हैं कि नोटिस ही नहीं करते कि बगल से एक लड़का चेग्यून का लेटर और पर्स चुराकर भाग गया। यॉक को खिलौना खरीदने का मौका मिल जाता है और उसके हिसाब से उसने अपना बदला भी ले लिया और राजा के लिए एक तोहफा भी। चेग्यून को लगता है उसका सामान चोरी होने के पीछे यॉक का ही हाथ है। वो अपने दोस्तों के पास आकर पैर मुड़ने का नाटक करता है जिससे वो उसे अपने कंधे में बैठाकर ले जाएं। कुछ ही दूरी पे उनकी मुलाकात राजा से होती है। उसके दोस्त अपने घुटनों में आ जाते हैं और युंग नोटिस करता है कि यहाँ का तो राजा यॉक है। वो बोलता है मैं तो बस अपनी ही गैंग का लीडर हूँ। युंग उनसे पूछता है अगर वो और यॉक दोनों आग में फंसे हों तो वो पहले किसको बचाएंगे। वो थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं पर समझदारी से जवाब देते हैं कि राजा को।
लेकिन जब वो ये ऐड करते हैं कि राजा को बचाने के बाद वो दोबारा योग को बचाने जाएंगे, फिर चाहे उनकी जान भी चली जाए, तब यूंग बोलता है मतलब तुम्हारी ड्यूटी राजा को बचाना है, लेकिन तुम्हारी जान योग पर न्यौछावर है। योग मामले की गहराई को समझता है और बोलता है मेरे दोस्तों को माफ कर दो, लेकिन यूंग इसे ट्रीजन का नाम देता है और बोलता है अगर वो चाहता है कि उसके फ्रेंड्स की लाइफ बचे तो उसे हराना पड़ेगा। वो अपना घोड़ा योग को दे देता है और बोलता है अगर वो महल उससे पहले पहुंच गया तो वो उसके दोस्तों और उसकी जान बच सकता है। यूंग बिना कोई वार्निंग दिए दूसरा घोड़ा लेकर निकल जाता है। योग को समझ में नहीं आता कि उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। वो सदमे में ही रहता है कि उसके दोस्त उसे उठाकर जल्दी जाने को बोलते हैं और उसे एक शॉर्टकट बताते हैं। योग सच में अपनी जान के लिए राइड कर रहा था। घोड़े पर सवार यूंग को दोबारा अपने पिता की बात याद आती है और वो बोलता है मैं उसे ये नहीं दे सकता, इसकी जगह मुझे मरने को बोल दो। इस दुनिया में केवल यही तो मेरे को बोलने को अपना है और आप मुझसे ये भी लेना चाहते हो। शॉर्टकट रास्ते से योग आगे तो आ जाता है, लेकिन उसको ऐन वक्त में चेग्यून मिल जाती है जो सीटी बजाकर उसके घोड़े को रोक देती है और बहस करने लगती है कि उसे उसका पर्स और लेटर्स वापस चाहिए। योग उसे धकेल कर घोड़े पर वापस चढ़ जाता है, लेकिन तब तक वो यूंग को चेग्यून की तरफ बढ़ते हुए देखता है और वो क्लियरली रुकने वाला नहीं था। तो योग समय रहते उसे रास्ते से हटा तो देता है, लेकिन उसे काफी पीछे छूट जाता है। आगे महल लौटने पर यूंग अपनी तलवार निकाले उसकी जान लेने को तैयार था। योग बोलता है कि मरने को तैयार है, बस उसे उसका रीजन जानना है। यूंग पूछता है तो तुम ही बताओ कि मुझे तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहिए। योग बोलता है क्योंकि मैं राजा का भाई हूँ। यूंग बोलता है यही पहला रीजन है कि तुम्हें मरना चाहिए। योग अपने आप को कॉन्फिडेंटली डिफेंड करता है जो यूंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जब उसके दोस्त को लाया जाता है तब योग उसके आगे सर झुकाकर बोलता है कि वो गलत था और उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाए। राजा इसके लिए मान जाता है और अपनी तलवार से योग पर हमला करने ही वाला होता है कि योग अपनी आंखें बंद कर देता है, जिससे यूंग रुक जाता है। उसे याद आता है कि वो अपने छोटे भाई को बचपन में कितना प्यार किया करता था। राजमाता ये सब देखकर लगभग बेहोश हो जाती है और यूंग अपनी तलवार नीचे करता है। वो बोलता है उसकी इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे राजमाता और उसके पिता हैं जो हमेशा उसकी तरफ रहे हैं। पर योग बोलता है वो नहीं है, मेरा भाई है, क्योंकि वो इस नेशन का राजा है और मुझे बहुत प्यार करता है। महल के पास चेग्यून सोचती है योग ने उसके पैसे भी चुराए और उसे बचाया भी। वो गुंडा तो है पर अच्छा भी है। आगे राजमाता योग के घाव में दवाई लगाती है और बोलती है यूंग ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब वो शादी की उम्र में आ गया है। योग को समझ में नहीं आता तब राजमाता बताती है कि अगर किंग का डायरेक्ट डिसेंडेंट किसी पावरफुल फैमिली में शादी करता है तो वो सियासत का खेल खेल सकता है। इनोसेंट योग को लगता है कि ये सब बकवास है, पर राजमाता उसे चेतावनी देती है कि अगर आज के किस्से से वो कुछ सीखा है तो ये कि वो किसी पे भी विश्वास कर सकता है सिवाय अपने भाई के। अनफॉर्चुनेटली यूंग ने भी दवाई लाने का समय वही चुना। उसका चेहरा राजमाता की बातें सुनकर उतर जाता है जब वो बोलती है कि जोशियों की हिस्ट्री देख लो कि कैसे भाइयों और भतीजों ने पावर के लिए एक दूसरे को मारा है और यूंग तो उसका सगा भाई भी नहीं है। अभी के लिए ये शादी ही उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। उसी पल वो वहां आ जाता है और बोलता है योग की शादी लॉर्ड सिन की बेटी से होगी जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है और वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो योग को चुपचाप से किसी गांव में जाकर रहने को बोलता है और बोलता है कभी अपने बच्चे पैदा मत करना, तब जाकर वो योग की जान बचा सकता है। योग बोलता है लेकिन वो ऐसा क्यों करे जब उसे राजा पे पूरा भरोसा है। यूंग बोलता है लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं है और उसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए मरकर दोबारा एक आम सिटीजन की तरह जन्म लेना होगा और ज्यादा अच्छा होगा अगर वो एक औरत बने तो। राजा के जाने के बाद राजमाता पॉइंट आउट करती है और बोलती है वो यही समझाना चाहती थी। योग अब भी अपने भाई का सपोर्ट करता है और बोलता है कि आज जब वो घोड़े से गिरा तब उसे ज्यादा चोट इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसे घुड़सवारी उसके भाई ने सिखाई थी, और अगर उसके भाई को उसे मारना ही होता तो बचपन में ही मार डालता जब उसके लिए काम बहुत आसान था। यूंग अपनी दूसरी पत्नी जन नॉक्सो के पास आकर बोलता है कि वो इस महल में खुल के सांस नहीं ले पाता जहाँ के लोग भरोसे के लायक नहीं है। वो बोलती है कि वो हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं। यूंग उससे उसके कपड़े चेंज करवाकर एक ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनाने में हेल्प करने को बोलता है क्योंकि वो कुछ समय के लिए महल से बाहर जाना चाहता था। राजा घोड़े में सवार होकर महल से निकल जाता है और चेग्यून की नजर उस पर पड़ती है।
उसे यॉर्क का घोड़ा याद आता है तो वो भी उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो सिटी गेट से बाहर आ जाती है और तभी गेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ यॉर्क युंग के कमरे के बाहर आकर सितार बजाने लगता है। नोक्सो ऐसा प्रिटेंड करती है कि राजा अपने कमरे में ही है और सोचती है इससे वैसे भी युंग का गुस्सा शांत नहीं होता। सितार बजाते हुए यॉर्क सोचता है भैया चाहे कोई कुछ भी बोले, ये फैक्ट कि मैं अभी जिंदा हूँ इस बात का सबूत है कि आप मुझसे प्यार करते हो। चेग्युन भी घोड़े के पैरों के निशानों को देखकर उसे ढूंढने में अड़ी रहती है और जंगल में आ पहुंचती है। वहां वो युंग को नदी में नहाते हुए देखती है। युंग को लगता है कि वो एक खतरा है तो वो उसके सर पर कपड़ा फेंक देता है और अपना खंजर निकाल देता है, पर वो पानी में गिर जाती है और ऊपर उसे देखती है तो स्पीचलेस हो जाती है। युंग पूछता है कौन हो तुम? चेग्युन उसे कंटिन्यूअसली देखती ही रहती है तो युंग पूछता है तुम्हारे ऐसे लुक देने का क्या मतलब है? वो छिपने के लिए पानी के नीचे डुबकी लगा देती है। युंग थोड़ा सा नीचे झुककर उसके बाहर निकलने का इंतजार करता है। जब चेग्युन को पानी में और सांस नहीं आती और वो ऊपर आती है तो युंग उसके मुंह के सामने ही होता है और यहीं पे एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है।